नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मैनपाल। आज हम इस क्लास के अंदर मैक्स वेबर पर चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो मैक्स वेबर के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं। तो आज हम इस क्लास में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सत्ता एवं शक्ति का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप का सिद्धांत, नौकरशाही, सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत और धर्म का समाजशास्त्र आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं थोड़े इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय की अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी में हुआ था और इनकी जो जीवन यात्रा है वो 1920 तक चली थी। इन्हें मार्क्स का भूत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मार्क्स का भूत। क्योंकि मार्क्स ने किसकी बात की थी? मार्क्स ने पूंजीवाद की बात की थी और मैक्स वेबर है वो भी पूंजीवाद की बात करते हैं। अगर हम इनके शोध की बात करें तो इन्होंने मध्यकाल में व्यापारिक संघों के इतिहास विषय पर 1889 में अपना शोध कार्य पूर्ण किया था। अगर हम इनकी समाजशास्त्र की परिभाषा को लें तो इनकी समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध को कराने का प्रयत्न करता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और सामाजिक क्रिया भी उसमें वो व्याख्यात्मक बोध, इसको कई नामों से कहा जाता है। इसको निर्वाचनात्मक समझ भी कहा जाता है। व्याख्यात्मक बोध को किस नाम से जाना जाता है? निर्वाचनात्मक समझ। निर्वाचनात्मक समझ का मतलब होता है कि कर्ता क्रिया को जो कोई अर्थ प्रदान करता है वह अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं कुछ क्रिया करता हूं या मैं कुछ बोलता हूं, उसका अर्थ क्या है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है सामाजिक क्रिया के अंदर। अगर मेरी बात अलग तरीके से पहुंचती है किसी के पास तो वो सामाजिक क्रिया है, वो मैक्स वेबर के अनुसार नहीं होगी। तो व्याख्यात्मक बोध या निर्वाचनात्मक समझ है वो सामाजिक क्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे इन्हें व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है और ये सिमेल और टोनी से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। इन्होंने तार्किकता या युक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। ये समाजशास्त्र को एक व्याख्यात्मक और अंतर्निरीक्षणात्मक विज्ञान बनाने पर बल देते हैं। इन्होंने मूल्य विमुक्त समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है। इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के आधार को 3 भागों में विभाजित किया है: क्लास, स्टेटस एंड पावर। ये तीनों आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष को दर्शाते हैं। तो ये इनकी मुख्य बातें थी। अब बात करते हैं हम इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या है? मैक्स वेबर उससे पहले हम इनकी प्रमुख पुस्तकों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी प्रमुख पुस्तक है वो है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1904-5 में। कई जगह 4 भी लिखा रहा है, कई जगह 5 भी लिखा रहा है। तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने पूंजीवाद के उदय के कारणों पर चर्चा की थी। दूसरा इनका प्रमुख है, ये इसी से रिलेटेड है, द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 और 1916-17 में। ये इसी के पार्ट हैं, अलग अलग वॉल्यूम हैं। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, क्योंकि ये क्या थे? लॉ के विद्यार्थी थे, तो उन्होंने एंशिएंट जुडिशियज्म सिस्टम पर भी एक पुस्तक लिखी है 1917 में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक है, इन्होंने 1921 में लिखी थी। इस पुस्तक का मूल नाम है वो है रिट सेफ्ट और गेसल सेफ्ट। ये इनकी पुस्तक का मुख्य नाम है। द सिटी 1922 में लिखी थी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में थी इनकी पुस्तक। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, ये भी इनकी प्रमुख पुस्तक है। और द जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1950 में, जो इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। अब बात करते हैं सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर। तो सामाजिक क्रिया जो के सिद्धांत है इन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दिया था। डिल्थे और रिकर्स से ये प्रभावित था। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समझने से पहले जरूरी है कि सामाजिक क्रिया क्या है। सामाजिक क्रिया को मैक्स वेबर ने कहा है कि ऐसी कोई भी मानवीय गतिविधि जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति
की जाती है, जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती है, यानी अकेले में नहीं की जाती है। और इसमें करता क्या है, अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ प्रदान करता है। तो इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो ये व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान से प्रभावित होती है। जैसे कोई किसी व्यक्ति के प्रति अगर अलग प्रकार की क्रिया कर रहा है, उसको गाली दे रहा है या उसका सहयोग कर रहा है, तो वो क्रिया उसके क्या होगी, भूत भविष्य से प्रभावित होगी। और दूसरे व्यक्ति के प्रति की जा रही है, एकांत में नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार की गतिविधि को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। तो सामाजिक क्रिया क्या हो जाएगी, गतिविधि प्लस उसका कोई ना कोई अर्थ। तो इन्होंने 3 आवश्यक तत्व बताए हैं मैक्स वेबर ने। 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 कि कर्ता द्वारा उसको अर्थ प्रदान किया गया है, उसी अर्थ में वो क्रिया होनी चाहिए। नंबर 2 क्रिया है वो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, चेतनापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। और समाज के अन्य व्यक्ति से वो प्रभावित होनी चाहिए या प्रभावित करती हो। तो ये सामाजिक क्रिया के 3 आवश्यक तत्व थे। अब बात करते हैं इनकी कसौटियों के बारे में। इन्होंने 4 बातें बताई है। 4 बातों से तय होता है कि कोई क्रिया सामाजिक क्रिया है या नहीं है। तो ये 4 शर्तें हैं या 4 कसौटियां हैं। तो क्या है कि वो दूसरे व्यक्ति के भूत भविष्य या वर्तमान से प्रभावित होनी चाहिए। अगर वो प्रभावित नहीं है दूसरे व्यक्ति से तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? सामाजिक का मतलब क्या है कि समाज द्वारा प्रभावित या समाज से सीखी गई, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी गई। अगर वो एकांत में कुछ कर रहा है, नाच रहा है या कुछ ऐसे ही कुछ गा रहा है जिसकी कोई भाषा नहीं है, तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगी। नंबर 2 कि वो अकेले या जड़ वस्तु से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर एकांत में व्यक्ति बैठकर पूजा पाठ कर रहा है तो मैक्स वेबर के अनुसार वह क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया नहीं है। वह केवल संपर्क नहीं होना चाहिए, उसके अंदर क्या होता है, संचार भी होना चाहिए। जैसे कोई 2 साइकिल सवार जा रहे होते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, वो एक दूसरे को देखते भी नहीं है और वापस खड़े होकर चल देते हैं, तो वो क्या है, सामाजिक क्रिया नहीं होगी। अगर वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं या कोई बात सॉरी बोलते हैं, तब वो क्या होगा, सामाजिक क्रिया की श्रेणी में वो क्रिया आएगी। तीसरा कि सामाजिक क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा होनी चाहिए, या जैसे कि कोई एक जैसी क्रियाएं कर रहा है तो वो सामाजिक की श्रेणी में नहीं आएगी। जैसे कि बरसात होती है तो सब अपना अपना छाता निकाल लेते हैं, तो वो एक दूसरे को देखकर नहीं निकाल रहे हैं, वो अपने स्वाभाविक ही निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रिया भी सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगी। यानी कोई बहुत सारे लोग अगर एक जैसी क्रिया कर रहे हैं बगैर किसी एक दूसरे की अभिप्रेरणा के, तो वो भी सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगी। तो ये 4 कसौटियां हैं जो मैक्स वेबर ने बताई है। आगे है सामाजिक क्रिया के प्रकार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तार्किक क्रिया, लक्ष्य की तरफ हो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया की जाती है तो उसको हम बोलते हैं तार्किक क्रिया। जैसे अभी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्य क्या है, नौकरी लगना, और क्रिया क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, तार्किक क्रिया की श्रेणी में आएगी। नंबर 2 मूल्यांकनात्मक क्रिया, मूल्यपूर्ण क्रिया, जैसे सहयोग करना किसी पे या अन्य हमारे जो आदर्श होते हैं उन पे जो क्रिया की जाती है। जैसे देश की रक्षा के लिए बलिदान करना सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। जौहर प्राचीन समय में होते थे अपने आन बान और शान की रक्षा के लिए, या किसी की सहायता हम करते हैं तो सहायता करना भी एक प्रमुख मूल्य है। तो इस प्रकार की क्रिया को मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। ये भी तार्किक क्रिया होते हैं। जब मैक्स वेबर मूल्य मुक्त समाज की बात कर रहे होते हैं तो वो इस क्रिया की बात कर रहे होते हैं। यहाँ मूल्य का अर्थ मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन का मतलब होता है किसी की जांच परख करना, तो यहाँ जांच परख नहीं की जा रही है, जो हमारे सामाजिक मूल्य है उनके अनुसार क्रियाएं की जा रही है। नंबर 3 है भावनात्मक क्रिया। जो भी हमारी भावनाएं हैं, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, इन सब से अगर हम प्रेरित होकर कोई क्रिया करते हैं तो उसे हम भावनात्मक क्रिया या संवेगात्मक क्रिया कहते हैं। नंबर 4 है परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया है परंपराएं जो हमारी है उन परंपराओं को निर्वाह करते हुए
कोई हम क्रिया करते हैं तो वो परंपरागत क्रिया आती है। जैसे हमारी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जैसे कि बड़ों का पैर छूना है, उनका अभिवादन करना है, या जो भी कुछ परंपरा द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो इसको पितर सत्तावाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितर सत्तावाद या पुश्तैनीवाद भी इसको बोलते हैं। तो ये 4 प्रमुख क्रियाएं हैं। अब इनकी दूसरी अवधारणा है आदर्श प्रारूप की। आदर्श प्रारूप को मैक्स वेबर ने एक अध्ययन पद्धति के रूप में लिया है। किसके रूप में लिया है? अध्ययन पद्धति के रूप में लिया है। तो अब तक के जो 3 विचारक थे हमारे, काम्टे, स्पेंसर और दुर्खिम, इन्होंने प्रत्यक्षवाद को अपनाया था, लेकिन मैक्स वेबर है वो प्रत्यक्षवाद की बजाय आदर्श प्रारूप को अध्ययन पद्धति के रूप में लेते हैं। आदर्श प्रारूप किसे कहते हैं? तो आदर्श प्रारूप किसी भी परिस्थिति का एक कल्पना है, किसी भी परिस्थिति की एक कल्पना है। तो आदर्श प्रारूप एक प्रकलात्मक मूर्त स्थितियां हैं जिनका निर्माण सामाजिक यथार्थ के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? सामाजिक यथार्थ के आधार पर किया जाता है। और इनका प्रयोग है वो निश्चित रूप से तुलनात्मक है। जैसे कि हम, आदर्श का मतलब क्या होता है? रोल मॉडल। तो कुछ ऐसी ही यह उदाहरण होती है, जैसे किसी के रोल मॉडल विवेकानंद है, किसी के महात्मा गांधी हो सकते हैं, किसी के एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। तो ये क्या है? रोल मॉडल है, और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। 100% तो नहीं बन सकते उनके जैसा। तो इसी प्रकार से आदर्श प्रारूप क्या है? शुद्ध प्रारूप है, मॉडल है। किसी चीज के शुद्ध मॉडल होते हैं। तो मॉडल जैसे मकान का मॉडल होता है, उसी प्रकार से आदर्श प्रारूप है वो किसी सामाजिक घटना की या व्यवस्था के मॉडल है। जैसे मैक्स वेबर हम आगे चर्चा करेंगे, उन्होंने नौकरशाही का आदर्श मॉडल रखा, उन्होंने सत्ता के आदर्श प्रारूप बनाए, उन्होंने धर्म का आदर्श प्रारूप बनाया, उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का आदर्श प्रारूप बनाया। तो उन्होंने जितने भी अध्ययन किए हैं उनकी जो मूल थीम है वो आदर्श प्रारूप रही है। तो आदर्श प्रारूप क्या होता है कि इसमें जो भी विशेषताएं होती है, किसी घटना की जो भी विशेषताएं होती है, उनका एक पुंज है, उनका संग्रह होता है। ये आदर्श का मूल्य यहाँ मूल्यों से नहीं है, और इनका उद्देश्य है वो तुलनात्मक अध्ययन करना है। और ये क्या होते हैं? अवास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? अवास्तविक होते हैं, लेकिन फिर भी इसके आधार पे है वो सामाजिक यथार्थ की व्याख्या है वो की जा सकती है। जैसे कि कई बार हम बात करते हैं कि एक आदर्श बहू कैसी होनी चाहिए। आदर्श बहू है जो पति की भी सेवा करे, सास ससुर की भी सेवा करे, उनके नातेदारों की भी सेवा करे। इस प्रकार की तुलना है वो आदर्श बहू से की जाती है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो इसी प्रकार से जो भी कोई क्रिया होती है, या जो भी सत्ता का प्रारूप बनाया है या नौकरशाही का प्रारूप बनाया है, तो एक मॉडल बना दिया और उसके साथ सामाजिक यथार्थ की तुलना की जाती है। तो सामाजिक यथार्थ वास्तव में उसका जैसा नहीं होता है, लेकिन उसके आधार पर तुलना कर सकते हैं कि वो सामाजिक यथार्थ है वो आदर्श मॉडल से, आदर्श प्रारूप से कितनी दूरी पर है, कितनी ज्यादा उसमें भिन्नता है। तो उन्होंने 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप बताए। कितने प्रकार के आदर्श प्रारूप बताए हैं मैक्स वेबर ने? 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप बताए हैं। एक विशिष्ट ऐतिहासिक, जिन्होंने पूंजीवाद की जो तुलना की है या पूंजीवाद का जो सिद्धांत दिया है वो किस प्रारूप पर आधारित है? वो विशिष्ट ऐतिहासिक प्रारूप पर आधारित है। नंबर 2, सामाजिक यथार्थ पर आधारित है, वो नौकरशाही का प्रारूप है। और विवेकपूर्ण व्यवहार से संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी आदर्श प्रारूप होते हैं वो किस प्रकार के प्रारूप होते हैं? वो होते हैं विवेकपूर्ण व्यवहार से संबंधित आदर्श प्रारूप। तो ये 3 प्रमुख आदर्श प्रारूप हैं। अब बात करते हैं हम इनके सत्ता और शक्ति के सिद्धांत पर। तो उन्होंने सत्ता के भी आदर्श प्रारूप दिए हैं। तो सत्ता क्या होती है और शक्ति क्या होती है? शक्ति का तो अर्थ होता है ताकत, बल, पावर। तो ये पावर क्या होती है? तो यहां हम अगर सामाजिक अर्थ में बात करें, शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के दौरान एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी बात अगर मनवा सके, अपनी इच्छा को पूरा कर सके, तो उसे हम शक्ति कहते हैं। जैसे कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, किसी व्यक्ति ने आपका रास्ता रोक लिया, तो वो उसकी शक्ति है, उसके पास पावर है, उसने आपको रोक लिया, उसके पास आपसे ज्यादा शक्ति है। तो शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। तो व्यक्ति प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी बात अगर मनवा लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति के मैक्स वेबर ने 2 प्रकार बताए। नंबर 1 वेद शक्ति, नंबर 2
अवेद शक्ति। वेद शक्ति और अवेद शक्ति। तो वेद शक्ति वह होती है जिसे वैधानिकता प्राप्त होती है या समाज द्वारा उसको स्वीकृति प्राप्त होती है, और अवेद होती है उसे ना तो सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है ना ही कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है। और जो वेद शक्ति होती है इसे ही मैक्स वेबर ने सत्ता कहा है। जो वेद शक्ति होती है इसे ही मैक्स वेबर ने सत्ता कहा है। यानी जब शक्ति को वैधानिकता प्राप्त हो जाती है, जब शक्ति को वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो उसे हम सत्ता कहते हैं। तो मैक्स वेबर ने कुल 3 प्रकार की सत्ता के प्रकारों पर चर्चा की है। एक तर्क विधिक सत्ता या वैधानिक सत्ता, इसको हम बोल सकते हैं वैधानिक सत्ता। जैसे नौकरशाही है, नौकरशाही के अंदर सारे के सारे प्रशासन के लोग आ जाते हैं। जैसे अभी हम चर्चा की कि आप रास्ते से जा रहे हो और कोई व्यक्ति आपको अगर रोक लेता है तो वो क्या, उसकी शक्ति है। लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी आपको रोक लेता है कि नहीं जी आगे तो आज धारा 144 जा चुकी है, आप आगे नहीं जा सकते, यानी आपको उसने रोक लिया है, तो शक्ति है रोक लिया, लेकिन उसकी शक्ति को क्या प्राप्त है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार की सत्ता है उसको बोलते हैं तर्क विधिक सत्ता या वैधानिक सत्ता। नंबर 2 परंपरागत या पितर सत्ता, जो परंपराओं द्वारा सत्ता प्राप्त होती है। जैसे हमें पिता कुछ कहते हैं, माता हमारी कुछ कहती है, दादा कुछ कहते हैं, या प्राचीन समय में राजा महाराजा जो कुछ कहते थे, या इंग्लैंड के अंदर आज भी महारानी का पद है, या कुछ देशों में आज भी राजाओं की परंपरा है। तो परंपराओं द्वारा जो भी कुछ सत्ता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं परंपरागत सत्ता या पितर सत्ता। और तीसरा प्रकार है करिश्माई सत्ता। तो ये दोनों सत्ता से भिन्न है। करिश्माई या चमत्कारित सत्ता, चमत्कार होना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनका व्यक्तित्व करिश्माई व्यक्तित्व होता है, तो हम उनकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था बहुत ज्यादा करिश्माई व्यक्तित्व था। लोग उनकी बातों को सुनते थे और उनके पीछे हो जाते थे, तो वो अपनी इच्छा से लोगों को किसी भी दिशा में ले जाते थे, आंदोलन के साथ जोड़ देते थे। इसी प्रकार से जो भी बाबा या महाराजा टाइप के होते हैं, कोई जादूगर हो सकता है, पैगंबर हो सकता है, धर्मगुरु हो सकता है, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के पास जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं चमत्कारित सत्ता। तो ये शक्ति और सत्ता हो गई। अब बात करते हैं नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की, अधिकारी तंत्र की। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था वो डी गोर्ने ने किया था। किसने किया था? डी गोर्ने ने। जो इनका नौकरशाही का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तार्किकता पर आधारित है, युक्ति संगत सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि आधुनिक समाजों की कार्य प्रणालियों और सत्ता संरचना को समझने के लिए, सत्ता संरचना को समझने के लिए, और इन्होंने जो आदर्श प्रारूप दिया था सत्ता का, कौन सा प्रकार? तार्किक विधिक या वैधानिक सत्ता का जो उन्होंने प्रकार बताया था, इसके एक आदर्श प्रारूप के लिए इन्होंने नौकरशाही की अवधारणा है वो प्रस्तुत की है। तो उन्होंने कहा था कि आधुनिक समाजों के लिए, औद्योगिक समाजों के लिए नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी बहुत जरूरी है। और इन्होंने आदर्श प्रारूप बताया है नौकरशाही का, और सत्ता का जो आदर्श प्रारूप बताया था उसके उदाहरण के रूप में इन्होंने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप है वो प्रस्तुत किया है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का अर्थ होता है कार्यालय, ऑफिस, और क्रेसी का अर्थ होता है शासन या तंत्र, यानी कार्यालय का शासन। कार्यालय में कौन बैठते हैं? अधिकारी बैठते हैं, तो बोल देते हैं इनको अधिकारी तंत्र या अधिकारियों का शासन। परिभाषा देखें तो किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी संस्था में जब कोई कार्यालय यानी अधिकारियों द्वारा उसका संचालन किया जाता है, किसी ऑफिस का संचालन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, या व्यवस्था का या संस्था का संचालन है वो कार्यालय से होता है या अधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो उस व्यवस्था को नौकरशाही या अधिकारी तंत्र कहते हैं। कर्मचारी तंत्र भी उसको कहते हैं। हम इसकी विशेषताओं की बात करें, देखो यहां हम बहुत ही संक्षिप्त में इनका वर्णन कर रहे हैं। इनके विस्तार से जब एक एक करके वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो एक है ये अव्यक्तिक व्यवस्था है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होती है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं लेकिन व्यवस्था है वो बनी रहती है। नंबर 2, इनमें लिखित नियम होते हैं। नंबर 3, इनमें पद सोपान की व्यवस्था होती है। अधिकारी होता है उनका
स्त्रीकरण होता है, पद सोपान होता है कि सबसे ऊपर कौन है उसके बाद में कौन है। जैसे कि महाविद्यालयों में बात करें या विद्यालयों में बात करें हम, प्रिंसिपल होता है, फिर फर्स्ट ग्रेड का टीचर आता है, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसके अंदर आते हैं। इनमें पदोन्नति होती है, धीरे धीरे प्रमोशन होता है इनका। नंबर इनमें जो स्पष्ट श्रम विभाजन होता है कि कौन सा कार्य कौन करेगा। वेतन भत्ते इनको दिए जाते हैं। भर्ती ऐसे ही नहीं किया जाता है, भर्ती के भी नियम होते हैं। 8वीं विशेषता की बात करें तो ये जिस भी ऑफिस में बैठते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें क्या होते हैं, विशेषज्ञ उसके होते हैं, विशेषज्ञता इनको हासिल होती है। नंबर अगर हम 9 की बात करें तो इनका आधिकारिक रिकॉर्ड भी रखा जाता है और ये आधुनिक समाजों की अनिवार्य विशेषता है। और भी बहुत सारी विशेषता है, इनका हम अलग से कहीं वर्णन करेंगे। तो ये नौकरशाही के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत की। तो मैक्स वेबर ने जो अपना सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत कहते हैं, इसे त्रयी का सिद्धांत क्या कहते हैं इसको, त्रयी, तीनों का। तो उन्होंने 3 चीजों को रखा है अपने सामाजिक स्त्रीकरण में निर्धारण में। नंबर 1 वर्ग, नंबर 2 सामाजिक परिस्थिति और नंबर 3 शक्ति। तो इन्होंने 3 पक्ष रखे हैं समाज के। वर्ग यानी आर्थिक परिस्थिति, नंबर 2 परिस्थिति यानी सामाजिक, और शक्ति यानी राजनीतिक पक्ष। तो 3 पक्ष हैं ये। इन 3 पक्षों से मिलकर ही सामाजिक स्त्रीकरण का आधार बनता है या सामाजिक स्त्रीकरण तय होता है, ऐसा मैक्स वेबर का मानना था। अब हम तीनों को अलग अलग समझते हैं। इस सिद्धांत को, इनके सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, शक्ति का सिद्धांत भी बोल देते हैं और परिस्थिति समूह का सिद्धांत भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग के निर्धारण के 3 पक्ष हैं। वर्ग के निर्धारण के भी 3 आधार हैं, जीवन अवसर, आर्थिक स्थिति और बाजार दशाएं। यानी केवल वर्ग है वो किसी एक चीज आर्थिक से तय नहीं होता है, उसके साथ जीवन के अवसर भी समान होने चाहिए। जिन लोगों के जीवन के अवसर समान होते हैं, बाजार की परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति समान होती है, तो उसको एक वर्ग में रखते हैं। तो इन्होंने कुल 3 वर्ग बताए थे, संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति को भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। आर्थिक शक्ति जो कि उद्योगपतियों के पास होती है, राजनीतिक शक्ति जो सत्ता में लोग होते हैं उनके पास होती है, और तीसरी शक्ति इन्होंने बताई है सामाजिक शक्ति। और तीसरी बात है इनका परिस्थिति समूह। परिस्थिति समूह क्या होता है कि ऐसा समूह होता है जो सकारात्मक या नकारात्मक समान सूचक मानदंडों और समान जीवन शैली के आधार पर विभाजित होता है। परिस्थिति समूह क्या होता है, सकारात्मक रूप से भी हो सकता है और नकारात्मक रूप से भी होता है। समान जीवन शैली जो होती है, समान जीवन शैली जो होती है, उनको उन्होंने क्या कहा है, परिस्थिति समूह कहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझे कि भारत में जाति व्यवस्था है, तो एक जाति की जो जीवन शैली है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। इसलिए मैक्स वेबर ने भारतीय जातियों को भी क्या कहा है, परिस्थिति समूह की संज्ञा उनको दी है। तो इस सामाजिक स्त्रीकरण के मॉडल को कहते हैं वेबेरियन मॉडल। और भारत के संदर्भ में इसको लागू किसने किया है, भारत के संदर्भ में इसने लागू किया है आंद्रे बितेई। किसने किया है, आंद्रे बितेई ने किया है। इसलिए आंद्रे बितेई को भारत का मैक्स वेबर भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास स्टेटस एंड पावर। तो ये इनका सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं इनके धर्म के सिद्धांत पर या पूंजीवाद के उदय के सिद्धांत पर। तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये अवधारणा दी थी, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का उदय या पूंजीवाद की आत्मा सिद्धांत में इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि केवल पूंजीवाद का उदय का कारण आर्थिक नहीं है बल्कि धार्मिक है। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था, पूंजीवाद के उदय का कारण आर्थिक बताया था, लेकिन मैक्स वेबर क्या कहते हैं, आर्थिक नहीं है, धार्मिक है। क्या है, धार्मिक है। पूंजीवाद के उदय को जानने के लिए मैक्स वेबर ने कुल 6 धर्मों का अध्ययन किया था। कितने धर्मों का अध्ययन किया, 6 धर्मों का, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, कन्फ्यूशियस धर्म। ये 6 धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया था। एक बार फिर पुनः सुन लो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, ये 4 धर्म है वो भारत के अंदर भी मौजूद है। यहूदी और नंबर 6 है, ये चीन का धर्म है, कन्फ्यूशियस। तो ये
प्रमुख क्षेत्र में इनका अध्ययन करके उन्होंने बताया था कि जो पूंजीवाद का उदय का कारण है वो धर्म है, और धर्म के पीछे जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है उसमें एक संप्रदाय आता है, विचार आता है काल्विनवाद का। काल्विनवाद के कारण ही पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी बातें थी जिनके कारण है वो धर्म की उत्पत्ति हुई, बाकी दुनिया में कहीं पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई, बाकी दुनिया में कहीं भी पूंजीवाद नहीं आया। तो काल्विनवाद ने क्या दिया था? एक पूर्व नियतिवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? पूर्व नियतिवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा था कि ईश्वर ने पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर रखा है, नियति ने सब कुछ पहले से निर्धारित कर रखा है और आप उसको नहीं जान सकते, आप उसको नहीं जान सकते। आप तो प्रयास कीजिए कि इस धरती पर ही स्वर्ग को उतारा जाए, धरती पर ही स्वर्ग को उतारा जाए। तो इसलिए प्रयास किए गए धरती पर स्वर्ग को उतारने के लिए। और कुछ और बातें थी। और क्या बातें थी? जैसे कर्म ही पूजा है, हमारे क्या कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और ये क्या कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धन है, समय ही धन है, साख ही धन है, मुनाफाखोरी कोई या ब्याज पे पैसा लेना कोई अनैतिकता नहीं है। इस प्रकार के विचारों से पूंजीवाद का उदय हुआ। तो ये पूंजीवाद के उदय के कारण हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी। कौन कौन से प्रश्न हैं वो इनसे निकल सकते हैं या बन सकते हैं। इन सब के आंसर है वो आपको नीचे सब्सक्राइब में दिए जाएंगे। तो आप अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से सुना है तो आप निश्चित रूप से इन सब के उत्तर है वो अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक बार वीडियो को रोक कर ये आप प्रश्न देख सकते हैं और इनके उत्तर है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, तो वहां से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ये 7 नंबर है, जैसे कि ये पुस्तक है वो कब आई थी, धर्म का समाजशास्त्र विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। 9 नंबर है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत था वो किस पुस्तक में दिया है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के रचनाकार कौन है, इसका मूल नाम क्या है। और कुल ये 19 प्रश्न है, तो 19 प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से सुना है तो आप इनको हल कर सकते हैं। इनके उत्तर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, को लाइक कीजिए। आपने इतने प्रेम से सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।